नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज है 28 सितंबर और आज की तारीख का संबंध है एक बादशाह से। पहले 1857 की एक सुबह का बयान हाल सुनिए। कुछ रातों से बादशाह को एक सपने ने परेशान कर रखा है। सपने में पुरखे रह रहे के चेतावनी दे रहे हैं, जफर उठ, प्लासी की जंग में मिली शिकस्त का बदला लेने का मौका आ गया है। उठते ही जफर को अपने उस्ताद और दोस्त गालिब का ख्याल आता है। वो उसका शेर याद करता है, यार अब हमें तो ख्वाब में भी मत दिखाइयो, ये मशहर ख्याल की दुनिया कहें जिसे। मशहर ख्याल का मतलब ऐसी जगह जो ख्याल के शोर से भरी हुई हो। इन ख्यालों की ज़ोर आजमाइश से ज़फ़र के दिल में दबी ख्वाहिशें दोबारा ज़ोर मांगने लगती हैं। कहाँ तो सोचा था कि दिन भर कलम और दवात में डूबा रहता, शाम को रेख्ता में शायरी की लौ जलाता, और कहाँ उसे दरबार और रियासत की मुश्किलें संभालनी पड़ रही हैं। बिस्तर से उठकर ज़फ़र अंगड़ाई लेता है, मानो दिल की ख्वाहिशों को उंगलियों के पोरों से उड़ा देने की कोशिश कर रहा हो। गालिब का एक और शेर उसकी ज़ुबान पर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। शाही बिस्तर से कुछ दूर एक दोशीज़ा यानी लड़की हाथ धोने का मर्तबान और पानी का जग लिए खड़ी है। एक दस्तारखान बिछाकर उस पर सामान रख दिया जाता है। बादशाह अपनी आँख और बाजू गीली करने के बाद तौलिए के लिए हाथ बढ़ाता है। तब तक चंद और नौकरानियाँ तौलिया लेकर लाइन में खड़ी हो जाती हैं। हाँ, हाथ और मुंह पोंछने के लिए तौलिए अलग अलग हैं। 10 चौकी पहुंचकर बादशाह एक और बार वुजू करता है। इसके बाद वो नमाज अदा करता है और एक माला के मनकों को हाथ से फेरते हुए आयतें दोहराने लगता है। इसके बाद कम ख्वाब यानी जरी किए हुए रेशमी कपड़ों से लिपटा हुआ एक बक्सा लाया जाता है, जिसमें बादशाह की शाही पोशाक है। इसे पहनकर वो दरबार में जाने के लिए तैयार होता है। तभी एक और नौकर बादशाह को इत्तला करता है कि शाही डॉक्टर आ चुका है। जफ़र इशारे से डॉक्टर को अंदर बुला भेजता है। पर्दे चढ़ाए जाते हैं और डॉक्टर जफ़र की नब्ज़ टटोलता है। खून की रफ्तार चंद दिनों से तेज़ चल रही है, लेकिन उससे भी तेज़ अंग्रेज़ों का काफिला बढ़ा आ रहा है। जफ़र को इसकी खबर है। गालिब एक और बार उसे याद आता है, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। उधर दरबार में लोगों का हुजूम अपने बादशाह का इंतज़ार कर रहा है। जफ़र को इस बात का एहसास है, लेकिन इससे पहले कि वो दरबार को निकले उसे हुक्के की तलब लग गई है। कुछ ही दूर पर किमाम में रश किया तंबाकू चढ़ाकर हुक्का तैयार किया जा रहा है। हुक्का तैयार कर उसकी नली जफ़र की ओर बढ़ा दी जाती है। 80 की उम्र में भी जफ़र इतने ज़ोर से कश भरता है कि हुक्के के अंगारे लाल हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ अंगारे जफ़र की आंखों में भी हैं, लेकिन वक्त की राख ने उन्हें ढक दिया है। हुक्के के अंगारों से तहरीक पाकर जफ़र अपनी पालकी को बुलावा भेजता है। कहार आते हैं और पालकी में बैठकर बादशाह बहादुर शाह जफ़र दरबार की ओर निकल पड़ता है। अभी अभी आपने जो सुना वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की साल 1857 की एक सुबह का बयान है। उस दिन दरबार जाने से पहले बादशाह जफ़र इतनी कशमकश में क्यों था और पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। 23 सितंबर वाले एपिसोड में जो तारीख का था, उसमें हमने आपको असाये की लड़ाई के बारे में बताया था। असाये की लड़ाई दूसरी एंग्लो मराठा वॉर का हिस्सा थी, जो 1805 में ख़त्म हुई। इसमें मराठाओं की बड़ी हार हुई और उन्हें रियासत के बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। 1819 में तीसरी एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुई और लगभग पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया। तब तक मुगल सल्तनत का सूरज भी अस्त होने की ओर बढ़ने लगा था। 17वें मुगल बादशाह शाह आलम के दिनों से ही एक जुमला चल निकला था, सल्तनत शाह आलम अस दिल्ली तपालम, यानी शाह आलम दिल्ली से पालम तक के ही बादशाह रह गए हैं। शाह आलम के बाद दिल्ली के तख्त पर बैठे अकबर शाह दूसरे। 1837 में उनका इंतकाल हुआ और सवाल उठा कि गद्दी का वारिस कौन होगा। अकबर शाह दूसरे के सबसे बड़े बेटे का नाम था अबू जफ़र, लेकिन अबू जफ़र का दिल कहीं और था, गद्दी पे नहीं था। वो कहता, दौलत दुनिया नहीं जाने कि हरगिज़ तेरे साथ, बात तेरे सब यहीं ए बेखबर बढ़ जाएगी। उसका दिल शेर व शायरी और गज़ल में ही लगा रहता है। इसीलिए अकबर शाह दूसरे अपने दूसरे बेटे को बादशाह बनाना चाहते थे। एक दिन किसी बात पर मिर्ज़ा जहांगीर ने लाल किले में एक अंग्रेज़ अधिकारी पर हाथ उठा दिया था, तो अंग्रेज़ों ने मिर्ज़ा जहांगीर को गिरफ्तार करवा लिया। मजबूरी में बहादुर शाह जफ़र उर्फ मिर्ज़ा अबू जफ़र को दिल्ली की गद्दी पर बैठना पड़ा। उसकी ताजपोशी आज ही के दिन यानी 28 सितंबर 1837 को हुई थी। हालांकि तब ना वो पुरानी दिल्ली बची थी, ना ही मुगल दरबार की शान व शौकत। 1857 में जब आज़ादी की पहली क्रांति शुरू हुई तो उसकी आग दिल्ली तक भी पहुंची।
दरबार में विद्रोहियों का हुजूम इकट्ठा होने लगा और उन्होंने मांग की कि बादशाह इस विद्रोह की कमान संभालें। 80 की उम्र पार कर चुके जफर के लिए ये एक कठिन फैसला था। ये सच था कि उन्हें अंग्रेज हुकूमत के साए तले जीना पड़ता था, लेकिन दरबार में मिर्ज़ा गालिब, इब्राहिम ज़ौक़ और मोमिन जैसे शायरों के रहते उनका दिल बहला रहता था। इससे ज़्यादा किसी चीज़ की ख्वाहिश उन्हें थी भी नहीं। नाम के लिए वो बादशाह थे, लेकिन दिल से सिर्फ एक शायर। लेकिन पिछले कुछ सालों में अंग्रेज़ों ने इस पर भी पाबंदियां बढ़ा दी थी। सरकारी खजाने की चाबी भी अंग्रेज़ हुक्मरानों के पास थी। नतीजतन दरबार के शायरों को मिलने वाला वजीफ़ा या स्कॉलरशिप बंद हो गई थी। बड़े शायर दक्कन की तरफ चले गए थे। वहाँ नवाबों का रुतबा कुछ बरकरार था और वजीफ़े और पेंशन की व्यवस्था हो जाया करती थी। फिर भी दरबार से प्रमुख शायर इब्राहिम ज़ौक़ ने 1854 में अपनी मौत तक दिल्ली में ही रहना चुना। कोई पूछता तो वो फरमाते, इन दिनों अगरचे दक्कन में है बड़ी कद्र सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। यानी दक्कन यानी दक्षिण में इन दिनों शायरों की बहुत इज्जत है, लेकिन दिल्ली छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। 1854 में मोमिन की मौत के बाद गालिब को दिल्ली दरबार का प्रमुख शायर नियुक्त किया गया। गालिब ने इस मौके पर अर्ज़ किया, गालिब वजीफ़ा ख्वार हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। दरबार के एक और बड़े शायर मोमिन भी 1852 तक चल बसे और गालिब, जिन्हें कभी मोमिन के शेर तुम मेरे पास होते हो गोया कोई दूसरा नहीं होता पर कहा था कि मोमिन मेरा पूरा दीवान रख लें, बस ये एक शेर मेरे नाम कर दें, उन्होंने भी 1857 तक बल्लीमारा यानी जो पुरानी दिल्ली का इलाका है उसमें अपने घर में खुद को कैद कर लिया था। खैर, बागियों की दरखास्त पर 11 मई 1857 की शाम बहादुर शाह जफर ने क्रांति का रहनुमा होना स्वीकार किया। लेकिन इसके 3 दिन बाद जब अंग्रेज़ों की तोपों ने आग बरसाना शुरू किया तो दिल्ली से बागियों के पैर भी उखड़ने शुरू हुए। बादशाह को जब लगा कि हार पक्की है तो उन्होंने अपनी जान की सलामती की कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने अपने ख़ास दरबारियों के साथ हुमायूं के मकबरे में शरण ली। हुमायूं को भी कभी ऐसे ही तख्त से बेदखल होकर दर दर भटकना पड़ा था, लेकिन जफर ना तो हुमायूं थे और ना ही ये तब का हिंदुस्तान था। अंग्रेज़ों ने जब मकबरे को चारों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने सरेंडर करने में ही अपनी खैरियत समझी। बादशाह जा चुकी थी, लेकिन कलम में स्याही और रगों में खून बचा था। उन्होंने अपना दर्द कागज़ पर उतारा। नहीं हाले दिल्ली सुनाने के काबिल, ये किस्सा है रोने रुलाने के काबिल, उजाड़े लुटेरों ने वो कसर उसके जो थे देखने और दिखाने के काबिल। न घर है न दर है, रहा एक जफर है, फ़कत हाले दहली सुनाने के काबिल। कसर का मतलब होता है महल। बहादुर शाह जफर की जान बख्श दी गई, लेकिन उन्हें जहालत में रखा गया। जिस दरबार में वो कभी राजगद्दी में बैठा करते वहीं उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया गया। अंग्रेज सैलानी लाल किला देखने आते और जफर की आखिरी मुगल बादशाह का नमूना बताकर नुमाइश की जाती। दिल पर कब्जे के बाद अंग्रेज़ों ने उनके तीनों बेटों को गोली मार दी और जफर को रंगून भेज दिया। वहाँ 5 साल गुजारने के बाद 7 नवंबर 1862 को गले में लकवा पड़ने से उनकी मौत हुई। मरते मरते भी जहन में एक आखिरी शेर उनके बाकी रह गया था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। कुएं यार मतलब प्रेमी या प्रेमिका की गली, जहां आप होना चाहते हैं। जफर की ख्वाहिश थी कि मौत के बाद उन्हें दिल्ली में दफनाया जाए। पहले तो अंग्रेज़ भारत से मुगल सल्तनत का नामो निशान मिटाने पर तुले थे, वो उन्हें दिल्ली क्यों कर ही भिजवाते। दूसरा कि वो दिल्ली अब बची भी नहीं थी कि जफ़र उसे पहचान पाते। जब जफ़र रंगून में सजा याफ्ता थे, दिल्ली में अंग्रेज़ शहर की पूरी सूरत बदल चुके थे। उन दिनों गालिब के लिखे एक खत में इसका बयान मिलता है, जिसका अर्थ कुछ इस तरह है। दिल्ली को दिल्ली बनाने वाली 5 चीज़ें थीं: बाज़ार जामा मस्जिद का, चांदनी चौक, लाल किला, फूल वालों का सालाना मेला और जमुना पुल। इनमें से कुछ भी तो बचा नहीं, सो दिल्ली भी नहीं बची। हाँ, इस नाम का एक शहर हुआ करता था कभी। 1857 की क्रांति असफल रही और उसके बाद मुगल सल्तनत और मराठा साम्राज्य की सारी नामो निशानियाँ मिटा दी गईं। मुगलों को पानी पी पी कर कोसने के बाद इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि मुगल विदेश से आए और हिंदुस्तानी होकर रहे। उनके वंशज आज भी यही हैं। इसके मुकाबले आपको अंग्रेज़ों का कोई वंशज बमुश्किल ही भारत में मिलेगा। 1857 के बाद से उनका एक ही उद्देश्य रहा, विक्टोरिया के ताज में लगे कोहिनूर को कैसे और पॉलिश कर उसकी चमक बढ़ाई जाए। आज के लिए इतना ही। तारीख के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तारीख के इस एपिसोड को लिखा है हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त राशिद ने। देखते रहिए दिल टॉक।